हमारी खुशियां खा गई पृथ्वी को। जितना हम भोग रहे हैं, उतना हमें खिला पाने के लिए पृथ्वी के पास है नहीं, तो हम पृथ्वी को ही खा गए। और हम कम पड़ रहे थे तो हमने अपनी तादाद बढ़ा ली ताकि हम बहुत सारे हो जाएं पृथ्वी को खाने के लिए। हम 8 अरब हो गए। और अभी भी हमारी खुशियों का पैमाना वही है। घर में बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो हजारों पेड़ों और हजारों पशुओं की लाश पर पैदा हो रहा है। आज के समय में अहिंसा ये नहीं है कि मांस नहीं खाई। आज के समय में अहिंसा ये है कि समझो कि अगर तुम बच्चा पैदा कर रहे हो तो तुम हजारों जानवरों का कत्ल करके बच्चा पैदा कर रहे हो, और तुम कहते हो नहीं साहब हम तो मुर्गा नहीं खाते। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके पीछे जले हुए पेड़ और कटे हुए पशु हैं। और पशु ऐसे नहीं कटेंगे कि वो पशुओं को खाएगा। जब पेड़ ही नहीं रहे तो पशु कहां जाएंगे? जब पेड़ ही नहीं है तो पशु कहां जाएंगे? आप कहेंगे नहीं साहब हम पेड़ तो काटेंगे नहीं। अच्छा पेड़ नहीं काटोगे, कोई बात नहीं, क्या खाओगे? नहीं हम तो बस रोटी चावल खा लेंगे। और रोटी चावल पैदा कहां होगा बेटा? खेत में। खेत कहां से आएगा? चांद पर खेती करोगे, खेती कहां होगी? जंगल काट के ही तो खेती होगी। तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो पहली बात तो हमारी खुशियां कहती हैं कि भरा पूरा घर रहे, खुशियों से गुलजार रहे, किलकारियां गूंजती रहे। और उसके बाद जितने लोग हों घर में वो सब छक करके कंजम्पशन करें, छक करके। खुशी का पैमाना यही है कि कितने किलोवाट हर आदमी चूस रहा है ऊर्जा। ऐसे ही नापा जाता है। तरक्की ऐसे ही नापी जाती है। कहते हैं भारत में प्रति व्यक्ति इतनी ही बिजली की खपत है, जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत इतनी ज्यादा है। तो देखो भारत कितना पिछड़ा हुआ है। यही बिजली की खपत खा गई ना। बिजली कहां से आती है? कोयला जला के आती है। आज भी विश्व में अधिकांश बिजली कोयला जला के आती है। और कोयला जलेगा तो क्या निकलेगा? और आदमी जितनी भी चीजों को भोगना चाहता है उन चीजों के निर्माण में क्या लगती है? ऊर्जा। ऊर्जा माने बिजली। आदमी की सबसे बड़ी जरूरत इस समय क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा तो आएगी ही ना फॉसिल फ्यूल जला करके। और कहां से लाओगे? लोग कहते हैं नहीं साहब कार पुरानी हो गई है, नई ले आएंगे। ठीक है, लेकिन पुरानी कार 3 थी जो ज्यादा पेट्रोल पीती थी। नई कार कम पेट्रोल पीती है लेकिन नई कार 30 है। अब बताओ पहले की अपेक्षा कार्बन कम उत्सर्जित होगा या ज्यादा? क्योंकि पहले की कार धुआं भले ज्यादा छोड़ती थी पर कार थी ही कुल 3 मोहल्ले में। आज मोहल्ले में कितनी कार है? 30। अब बताओ धुआं कम हुआ या बढ़ा? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या की भयावहता कितनी गहरी है। तो हम क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो नन्हे नन्हे उपाय सामने ले आते हैं। और ये नन्हे उपाय सामने ला करके हम समस्या का मजाक बना देते हैं। कोई कहता है देखिए हमारी ना डीजल कार थी, उसको बेच के हम हाइब्रिड कार ले आए हैं या इलेक्ट्रिक कार ले आए हैं। ये हमारा योगदान है इस समस्या के समाधान के प्रति। ये बेवकूफी की बात कर रहे हो। इलेक्ट्रिक कार किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? कोयला जला के। तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार से क्या हो जाएगा भाई? फिर इलेक्ट्रिक कार बनी किस चीज से है? स्टील से। स्टील कहां से आया है? कोयले से आया है। किसको बेवकूफ बना रहे हो कि हम देखिए नई इलेक्ट्रिक कार ले आए हैं, इससे काम बन जाएगा। या फिर स्कूलों में चलता है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, इससे ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी। अरे भाई पेड़ों से नहीं रुक जानी है,
अब वो सीमा हम कब की पीछे छोड़ आए कि वृक्षारोपण से हम ग्लोबल वार्मिंग रोक लेंगे। पेड़ बेचारे का तो बड़ा होने में ही 10 साल लग जाएंगे, और हमने कहा कि एक पेड़ 40 साल अगर जिएगा तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख पाएगा बेचारा। अगर 40 साल जीने पाया तो 40 साल जिएगा भी कैसे? हमें तो खेत बनाने हैं, कंक्रीट जंगल बनाने हैं। एक बच्चा 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड, एक पेड़ 40 साल में 1 टन। अब बताओ कितने पेड़ लगाओगे? कितने पेड़ लगाओगे? और लोग इस तरह की बात करते हैं, रिसाइकल करो, 3 स्टार एसी की जगह 5 स्टार एसी खरीद लो। ये सब कार्बन को कम करेंगे थोड़ा सा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि ये सब छोटी छोटी चीजें करके हमें लगेगा हमने प्रायश्चित कर लिया, हमें लगेगा हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। हम कहेंगे देखो ना, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हैं, हमने 4 पेड़ लगा दिए हैं, हम 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी का इस्तेमाल करते हैं, हमने फिलामेंट बल्ब की जगह कौन से कहते हैं ये एलईडी बल्ब लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहे हैं, और घर में हम एक साइकिल ले आए हैं। तो छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, हम धुआं नहीं उड़ाते। तो अब हम जिम्मेदार नागरिक हो गए, देखो हमने अपना काम कर दिया ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। ये जो आप काम कर रहे हैं ये ऊंट के मुंह में जेरे बराबर है। जो असली काम चाहिए वो है कि उपभोक्तावादी मन को, उपभोक्तावादी संस्कार को ही रोका जाए, और उससे भी ज्यादा जो काम चाहिए वो ये है कि आदमी की ये धारणा तोड़ी जाए कि घर में संतान का होना बहुत जरूरी है। जब तक संतान पैदा करने की आदमी की धारणा नहीं तोड़ी जाएगी, पहली बात, और दूसरी बात, जब तक आदमी के मन से यह धारणा नहीं निकाली जाएगी कि जीवन की सफलता वस्तुओं के संग्रह और वस्तुओं के उपभोग में है, तब तक समझ लीजिए कि इस पृथ्वी के बचने की कोई संभावना नहीं है। तो कुल मिला जुला के मैं देख रहा हूं कि पूरी बात आध्यात्मिक है। 2 ही तलों पर इसका समाधान मुझे दिखाई दे रहा है। पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण तल है, आदमी के मन से यह धारणा निकालो कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी, बहुत कीमती, बहुत सम्माननीय, बहुत जरूरी, बहुत केंद्रीय बात है। और दूसरी बात, आदमी के मन से धारणा निकालो कि जो जितना उपभोग कर रहा है, जो जितना कंज्यूम कर रहा है, वो उतना सुखी है। सुख और उपभोग का हमने जो रिश्ता बना लिया है उसको तोड़ो। और ये दोनों ही काम सरकारें नहीं कर पाएंगी, इसीलिए सरकारी तल पर विफलता मिल रही है। सरकारें क्या कर लेंगी? जनतंत्र है भाई, सरकार तो वही करेगी ना जो लोग चाहेंगे। सरकार लोगों को बच्चा पैदा करने से थोड़ी रोक सकती है, इसीलिए उस तल पर सफलता मिलनी मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो समस्या है वो आदमी की वृत्ति के तल पर है। उसका समाधान सिर्फ आध्यात्म कर सकता है। यह हमारी बड़ी पुरानी पाशविक वृत्ति है कि भोगो और कुनबा बढ़ाओ, भोगो और कुनबा बढ़ाओ। आप कोई भी जानवर देख लीजिए, उसे आप 2 ही काम करता पाएंगे, या तो खा रहा होगा या मादा का पीछा कर रहा होगा। खाएगा, मादा का पीछा करेगा, खाएगा, मादा का पीछा करेगा। सड़क का कुत्ता हो चाहे जंगल का खरगोश, 2 ही काम करता है ना, खाता है, संभोग करता है, और तो कुछ वो करता नहीं। बीच बीच में सो जाता है, आराम कर लेता है, ताकि थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा कर ले खाना ढूंढने के लिए।
जंगल में पशु जब तक ये काम कर रहा था कि बच्चे पैदा करो, कंजम्पशन करो, तब तक कोई बात नहीं थी, क्योंकि पशु की इच्छाएं सीमित होती हैं और पशु का सामर्थ्य भी सीमित होता है। वही काम जब आदमी ने करना शुरू कर दिया अपनी बुद्धि का, अपने बल का सहारा लेकर के, तो विनाश की ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। आप समझ रहे हो? ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज इत्यादि की बात है, ये बिल्कुल बहाना है, इससे कुछ नहीं होगा। जो होगा बहुत थोड़ा होगा। करना हमको इतना है, फुट भर, और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इत्यादि से जो होगा वो होगा मिलीमीटर और सेंटीमीटर भर। जो असली समाधान है वो दूसरा है, और उसकी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। भाई, सारी समस्या इंसान की आबादी और इंसान का उपभोग है, और इन दोनों समस्याओं के केंद्र में आदमी की पाशविक वृत्ति है। उस वृत्ति को कौन हटाएगा? सरकारें हटा देंगी? वैज्ञानिक हटा देंगे? नहीं, उस वृत्ति को ना सरकारें हटा सकती हैं, ना वैज्ञानिक हटा सकते हैं। उस वृत्ति को सिर्फ अध्यात्म हटा सकता है। जब तक आदमी को समझाया नहीं जाएगा कि तुम्हारी जो वृत्तिगत अपूर्णता है उसका समाधान तुम न तो बच्चे पैदा कर पाओगे और न कंजम्पशन करके कर पाओगे, उसका समाधान कुछ और है, तब तक आदमी गलत जगह ही शांति ढूंढता रहेगा ना। भाई, जब आप अपनी अपूर्ण वृत्ति को शांत करना चाहते हो तभी तो आप कंजम्पशन की ओर भागते हो ना, और कंजम्पशन से शांति मिलती भी नहीं। अब ये बात सरकारें थोड़ी आपको समझा पाएंगी, ये बात सरकारें नहीं समझा सकती, और ना ही ये बात सामाजिक नैतिकता के तल पर आपको समझाई जा सकती है। ये बात तो अध्यात्म और आध्यात्मिक ग्रंथ ही आपको समझा पाएंगे ना, कि आपको जिंदगी में जो चाहिए वो न तो कुनबा बढ़ा के मिलने वाला है, ना आदमी औरत इकट्ठा करके मिलने वाला है, और न ही और ज्यादा कपड़े और ज्यादा गाड़ियां और ज्यादा रुपया पैसा इकट्ठा करके मिलने वाला है। वो कहीं और मिलेगा। और जिस दिन आदमी को वो चीज, सही चीज मिलने लग गई जिसके लिए उसकी अपूर्ण वृत्ति वास्तव में तड़प रही है, उस दिन वो उपभोग की दिशा में भागेगा ही क्यों? बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाजुला के हुआ यह है कि हमें वो नहीं मिल रहा हमें जिसकी तलाश है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिकता से रहित है। स्कूलों में नाम भी नहीं लिया जाता आध्यात्मिक ग्रंथों का। भाई, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ना। संतों और ऋषियों की बात ही नहीं की जाती। बात की भी जाती है तो बस ऐतिहासिक संदर्भों में, कि फलाने वर्ष में पैदा हुए थे, फलाने वर्ष में मर गए, इत्यादि इत्यादि। बच्चों का वास्तविक अध्यात्म से परिचय ही नहीं कराया जाता। और एक बार वो जीवन में आ गया, समाज में उतर आया, उसके बाद तो तमाम तरीके के सामाजिक दबाव और मीडिया और इधर उधर की बातें और भीतर से वृत्ति का उफान, वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो जी किस लिए रहा है। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि भीतर की बेचैनी और तड़प वास्तव में है किस लिए। तो वो भीतर की बेचैनी का क्या इलाज ढूंढता है? उपभोग, कंजम्पशन। उसी कंजम्पशन से क्या पैदा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पैदा होती है, पहले बच्चे पैदा होते हैं। कंजम्पशन से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री का शरीर लिया और भोग डाला उसको, लो आ गई औलाद। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक का उपभोग करते हो, जैसे आप जूते का उपभोग करते हो, जैसे आप कपड़ों का उपभोग करते हो, जैसे आप कार का उपभोग करते हो, वैसे ही आप किसी के जिस्म का भी उपभोग कर लेते हो। लो आ गई औलाद। वो उपभोग आदमी कर ही रहा है इसलिए क्योंकि उसको अध्यात्म से कभी परिचित कराया नहीं गया। उसको अगर सही जगह शांति मिल गई होती तो वो गलत जगह शांति क्यों ढूंढने जाता भाई? अब आप करते रहो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उनसे आदमी के भीतर की अशांति और अपूर्णता तो दूर नहीं होने वाली ना।
जिस दिन तक आदमी भीतर से अधूरा है और बेचैन है, उस दिन तक वो अपनी बेचैनी का यही झूठा इलाज निकालेगा। क्या? पकड़ो और भोगो, पकड़ो और भोगो, पकड़ो और भोगो। और उसी भोगने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बढ़ते रहेंगे और बहुत दिनों तक उनके बढ़ते रहने की नौबत नहीं आने वाली। उससे पहले ही मानवता ही पूरी साफ हो जाएगी। चले थे भोगने, चले थे पृथ्वी को खाने, पृथ्वी खा गई सबको। तो बात की शुरुआत में मैंने कहा था कि आदमी का बुखार पृथ्वी को लग गया है, और मैं कह रहा हूं पृथ्वी को जो बुखार आ गया है तो आदमी बचेगा क्या? पृथ्वी को जो बुखार आ गया, आदमी बचेगा क्या? खेल खत्म, पैसा हजम, भोग लो।